चल देखिए कल जो पीछे आप पढ़े रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसी के बेसिस पे अब आगे एक मॉडल दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसमें जो कल आप पढ़े होंगे अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, उसमें क्या था, सबसे पहला कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होता है वो रीच कर जाता है कहाँ पे, जिंक सल्फाइड कर्टेन पे, बिना डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब है कि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है या वैक्यूम होता है, मतलब खाली होता है। ठीक है, दूसरा जो था कि सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होता है स्मॉल एंगल से। वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नियर से पास होता हुआ, नियर मतलब उसके करीब से गुजरता हो। तो करीब से गुजरने का, जैसे इस तरह का अगर है, ये अगर न्यूक्लियस, ठीक है, तो जो इसके बाहर से जा रहा वो तो बिना इसमें टकराए सीधे गुजर गया, उसके बीच कोई कोलाइड नहीं होता है, कोलिजन नहीं होता है, इस कारण से सीधे पास कर जाता है। जो इसके बिल्कुल नियर से गुजरता है, ठीक है, अगर इसके कॉर्नर पे आ गया तो कॉर्नर पे आने के बाद ये थोड़ा सा अपना पाथ क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि अपने पाथ में ये चेंज कर लेगा किसी स्मॉल एंगल से। ठीक है, जबकि जो तीसरा था वो ये था कि जो बिल्कुल इसके स्ट्रेट चला जाएगा, न्यूक्लियस के स्ट्रेट, वो क्या होगा, जाएगा और फिर उसी पाथ पे बाउंस बैक कर जाता है, यानी कि लौट जाता है। ठीक है, और जबकि सबसे लास्ट वाला जो था वो ये था कि किसी एट एनी टाइम जो कर्टेन पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रीच होता है, वो अगर उसके लिए डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना थीटा हो, तो यानी ये 1/sin4 θ/2 ये था। ठीक है, तो ये था जो कल आप पढ़े एक्सपेरिमेंट उसमें। अब उसी बेसिस पे जो मॉडल दिया गया है वो समझिए, और ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर 2 मार्क्स में। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो न्यूक्लियस के लिए या एटम के लिए। चलिए, अगर कहीं पे आपसे ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस को खोजा किसने था, तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही बताया था, जो पीछे कल आप पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसके पहले न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब इसी एक्सपेरिमेंट पे जो पीछे कल अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसी बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम का, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसमें जो कुछ था सब कुछ वही एक्सपेरिमेंट वाला है। सबसे पहला है कि किसी भी जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द मास, यानी कि लगभग जो मास होता है वो, और ऑल पॉजिटिव चार्ज आर कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, यानी कि सब जो है वो जमा होता है। अगर ये कोई एटम है, ठीक है, तो इस एटम का जितना भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और इसका मोस्ट ऑफ द मास जो होता है, मोस्ट क्या समझिए कि टोटल मास जो होता है, वो इसके सेंटर पे कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट करने का मतलब जमा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये पहला हो गया कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम आर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर विच इज नोन एज न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, किसका, एटम का। ठीक है, दूसरा जो है कि न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस जो होता है, इसके लिए डायमीटर, वहाँ पे रेडियस लिखा हुआ होगा, जो आपको पेज नहीं लेगा उसमें डायमीटर वहाँ पे कर लीजिएगा। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो बराबर होता है 10⁻15 मीटर के, जबकि जो एटम का डायमीटर होता है वो बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब इस दोनों में बताए बड़ा कौन होगा, क्योंकि माइनस वाला में
जो पावर है वो किस में है, माइनस में। तो ये माइनस वाला जो है ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा। तो डायमीटर पता होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो, तो अगर ये एटम और ये न्यूक्लियस, ये एटम हुआ, एटम का डायमीटर यहाँ से लेके इस कॉर्नर से, मतलब इस साइड से इस साइड तक पूरा होगा। इसका जो वैल्यू है ये बराबर है 10⁻⁻10 मीटर के, जबकि इस न्यूक्लियस के लिए जो डायमीटर का वैल्यू होता है वो है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस वाला जो है -15 है, तो ये छोटा है, और जबकि ये क्या है, बड़ा। तो क्योंकि ये स्मॉल है और ये क्या है, लार्जर है, इस कारण से इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, इम्पटी ही रह जाता है, मतलब खाली ही रह, क्योंकि एज कंपेयर्ड विथ न्यूक्लियस डायमीटर जो इसका होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में। इस कारण से इसका जो अधिकतर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है एटम का वो क्या रह जाता है, इम्पटी रह जाता है। जो किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो क्या रह जाता है, इम्पटी रह जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा था, पहला जो था वो क्या था, पहला ये था कि किसी भी एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और टोटल मास है वो किसी इसके सेंटर में कंसंट्रेट रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कि इसका जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है वो होता है कितना, 10⁻⁻15 मीटर, जबकि एटम का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो एटम का जो डायमीटर है वो क्या है, बड़ा है, और न्यूक्लियस का डायमीटर जो है वो क्या है, छोटा है। इस कारण से इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है, यानी किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो रहता है वो क्या रह जाता है, इम्पटी रह जाता है, यानी कि खाली रह जाता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट वो चलिए तीसरे पॉइंट पे है कि जैसा कि न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, जबकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो होता है, निगेटिवली चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऑर्बिट में, यानी चारों ओर रिवॉल्व करता है। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज है कैसा, निगेटिव, और इसके पास चार्ज है कैसा, पॉजिटिव। तो ये बताए दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगे, एट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। अनलाइक चार्ज हो गया, एक निगेटिव है, दूसरा कौन सा, पॉजिटिव है, तो इसके बीच जो फोर्स लगता है यहाँ पे, ये कौन सा फोर्स लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स। जैसा आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले। ठीक है, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो एट्रैक्टिव फोर्स इसे मिलता कहाँ से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे। और अगर कोई फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे ध्यान से, तो फर्स्ट ईयर में जो ही पढ़े होंगे याद कीजिए कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक फोर्स हमेशा लगता है जो उसे किस तरफ खींचता है, सेंटर की ओर खींचता है। अगर ये इसका सेंटर, जिसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल को हमेशा अट्रैक्ट करता है किसके टुवर्ड्स में, सेंटर के टुवर्ड्स, यानी कि उसे खींचता है किस तरफ, सेंटर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अगर ये चार्ज पार्टिकल का मास m हो, वेलोसिटी v हो, और रेडियस इसका जो ये है ये r हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर किन्हीं को याद हो तो फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mv²/r। ठीक है, तो ये जो इसके बीच में एट्रैक्टिव ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये देता है कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स को, यानी कि इसी से मिलता है इससे कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि जैसे ही ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इसे चाहे सर्कुलर पाथ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके लिए हमेशा एक फोर्स चाहिए, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ये मूव कर रहा है कैसे पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, तो इसे मूव करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मिलता किससे है, एट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसके बीच में जो है, इसके बीच, क्योंकि अनलाइक चार्ज है तो इसके बीच कौन सा फोर्स लगे, एट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही इसे देता है कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है एट्रैक्टिव किसके किसके बीच में,
इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसके बीच में जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वही गिव करता है, यानी कि देता है कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसको रिवॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व, क्योंकि इसे मूव करना है कैसे पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, और सर्कुलर पाथ पे कोई भी पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसके लिए चाहिए उसे हमेशा कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जो मूव करता है उसे मिलता है किससे, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, ये था तीसरा। और सबसे लास्ट जो है, तो जितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है वो, और जो न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है, दोनों का पार्टिकल का वैल्यू, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जितना प्लस में चार्ज उतना ही माइनस में चार्ज। इस कारण से कोई भी एटम जो होता है वो चार्जलेस होता है, यानी कि उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। चार्जलेस मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो यही था कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। 4 पॉइंट है। सबसे पहला कि कोई भी जो एटम है, बिल्कुल ध्यान से सुने, पहला जो है वो ये है कि कोई भी एटम जो होता है उसका टोटल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज होता है वो, और टोटल जो मास होता है, ठीक है, वो कंसंट्रेट होता है किसी स्मॉल रीजन में, जिसको जो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, लोकेटेड एट इट्स सेंटर विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यानी किसी भी एटम का जो टोटल चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है और टोटल मास है वो रहता है उसके सेंटर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, दूसरा कि जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, जबकि जो एटम का डायमीटर होता है वो होता है 10⁻10 मीटर, क्योंकि न्यूक्लियस का डायमीटर जो है वो एटम के डायमीटर की तुलना में कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। इसी कारण से मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है किसी भी एटम का वो क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, मतलब खाली रह जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे, यानी कि जिसका पाथ जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए हमेशा उसे चाहे कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके लिए चाहे हमेशा कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स उसे मिलता कैसे है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसे मिलता है क्योंकि इसके अंदर में न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके पास कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों के बीच में लगेगा कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और यही अट्रैक्टिव फोर्स इसे देता है कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे जब कीजिएगा दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यही इसको देता है, इस कारण से सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड और अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का आगे जब फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो वो क्या होता है, mv²/r। ठीक है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट था ये था कि जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है उसका नंबर और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका टोटल नंबर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो टोटल माइनस वाला चार्ज और टोटल प्लस वाला चार्ज दोनों इक्वल है। इस कारण से जो कोई भी एटम होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब चार्जलेस होता है। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। अब इसका ड्रॉबैक समझते होंगे, क्या इसमें कमी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक मतलब क्या क्या इसमें कम रह गया। चल देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल में सिर्फ 2 ड्रॉबैक है। सबसे पहला ये है कि जैसा कि उनके मॉडल में ये बताया गया कि न्यूक्लियस में जो प्लस वाला चार्ज है इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में
क्लासिकल इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स में एक थ्योरी है, उसके अनुसार से ये है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मतलब जिस पे चार्ज, वो जब किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ करता है। एनर्जी को लूज़ करता है मतलब उसका एनर्जी जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, एनर्जी कमता है, तो एनर्जी कमने के साथ साथ ये क्या होता है, लास्ट में जो इसका एनर्जी हो जाता है वो कितना, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये मूव करता रहता है सर्कुलर पाथ पे, इसका एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, कमता जाता है। और कमने के साथ साथ एट ए टाइम इट्स एनर्जी इक्वल टू जीरो, यानी किसी समय इसका जो एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। और जैसे ही जीरो के इक्वल हो जाता है तो ये कहाँ चला आएगा, सेंटर पे चला आता है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था उसका एनर्जी जो होता है वो लूज़ करता है मतलब क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव करने के कारण से उसका एनर्जी जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, लूज़ होता है। और लूज़ करने के साथ साथ एक यानी कि किसी समय, यानी कि एट ए टाइम इट्स एनर्जी इक्वल टू जीरो, यानी कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहता। और एनर्जी जब नहीं बचेगा तो आगे वो मूव नहीं करता, इस कारण से वो कहाँ चलाता है, सेंटर पे चलाता है, सेंटर पे गिर जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद ये आगे मूव नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता रहता है। ये इसका एनर्जी क्यों कम नहीं होता, यानी कि ये अपना एनर्जी क्यों लूज़ नहीं करता और ये सेंटर में क्यों नहीं गिरता है, यानी कि ये न्यूक्लियस में क्यों नहीं आ जाता है, इसके बारे में रदरफोर्ड कुछ बता नहीं सके। यानी कि इट इज़ नॉट नोन इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल दैट why electron does not loses its energy and become in क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस में। यानी कि जो न्यूक्लियस में है वो क्यों नहीं चला आता है, क्योंकि जैसा कि इलेक्ट्रो डायनेमिक्स में एक थ्योरी है, उसके अनुसार से ये है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट पे या सर्कुलर पाथ पे, तो वो अपना एनर्जी क्या करता है, लूज़ करता है। एनर्जी को क्या करता है, वो धीरे धीरे कम होता है उसका एनर्जी। और एनर्जी कम होने के साथ एक ये समय ऐसा आता है जब उसका एनर्जी जीरो के इक्वल हो जाता है, और जीरो के इक्वल होने के साथ वो कहाँ चलाता है, सेंटर में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे ही क्यों मूव करता रहता है, मतलब ये वाई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ मतलब कि ये सर्कुलर पाथ में ही क्यों मूव करता है, इसका एनर्जी क्यों नहीं कम होता और ये सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में क्यों नहीं चला, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस में चला आता तो ये क्या होगा, एटम जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद ये एटम नहीं रहेगा। तो ये क्यों नहीं होता, इसके बारे में रदरफोर्ड कुछ बता नहीं सके। ठीक है, ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जब देखा गया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कंटिन्यूस क्या होता है, किसी भी एटम में कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो इसका जो स्पेक्ट्रम लाइन बनना चाहिए वो कंटिन्यूस बनना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लाइंस बनना चाहिए। लेकिन जब देखा गया प्रैक्टिकली तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम लाइन बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब सिर्फ एक लाइन के जैसा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लाइंस ना होके लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, इसके बारे में इस मॉडल में कुछ बताया नहीं है। तो दो ही ड्रॉबैक है। पहला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एनर्जी लूज करके वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं चलाता है, ठीक, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इस मॉडल में। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे। तो इसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनना चाहे था वो कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यू वो क्या करता है, रिवॉल्व भी करता रहता है, इस कारण से उसका जो स्पेक्ट्रल लाइन बनना चाहे तो वो कैसा बनना चाहे था, कंटिन्यूस। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइन बनता है वो कैसा बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। लाइन मतलब सिर्फ एक लाइन के जैसा बनता है। तो ये कंटिन्यूस ना होकर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, इस बारे में इस मॉडल में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये था ड्रॉबैक। तो एक था मॉडल और दूसरा ड्रॉबैक। अब आगे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी होता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चल देखिए कैसे इसका एनर्जी को निकालिए। पहले ये समझते हैं इसके पास कैसा कैसा एनर्जी हो, कौन कौन सा एनर्जी हो। अगर ये न्यूक्लियस
ठीक है। तो इसमें प्लस वाला चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, चल देखिए ये प्लस वाला चार्ज है और ये माइनस वाला चार्ज है। ठीक है, अब एक तो हो गया कि इस न्यूक्लियस से ये जो ऑर्बिट है इसके बीच में कोई डिस्टेंस बनता होगा, यानी पोजीशन। अगर इस डिस्टेंस को मान लीजिए कितना तो एक जो एनर्जी इसके पास होगा इलेक्ट्रॉन के पास, वो पोजीशन और हाइट के कारण से जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को बोलते हैं कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी विच इज ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दूसरा, क्योंकि ये इस सर्कुलर जो पाथ है या सर्कुलर जो ऑर्बिट है उस पर क्या करता है, मूव करता है। तो मूव होने के कारण जो इसके पास होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितने टाइप का एनर्जी हुआ, दो टाइप का, एक पोजीशन के कारण से कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्योंकि ये मूव कर रहा है तो उसके कारण से कौन सा, काइनेटिक है। तो जब आप किसी भी टोटल एनर्जी इसका चाहे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी कि एक बार निकालिए पोटेंशियल एनर्जी और एक बार किसका, काइनेटिक एनर्जी निकालिए और लास्ट में दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंसर बन जाए किसका, इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी का। तो निकालते हैं कैसे कैसे निकलेगा, चल देखिए। चलिए, जैसा कि पीछे जो मॉडल रदरफोर्ड का पढ़े आप, उसमें क्या पढ़े कि ये प्लस, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर भी प्लस वाला ही चार्ज होता है, ठीक है, प्लस, और जबकि इस पे माइनस वाला चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। इसी कारण तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्जलेस होता है, मतलब टोटल जो चार्ज होता है एटम पे वो कितना, जीरो होता है, इसी कारण से। तो इसके बीच अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, फोर्स को एफ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ई, कूलम्ब्स लॉ याद कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये फोर्स के बारे में पहले ही हम लिख देते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो अनलाइक अट्रैक्टिव लिख देते हैं, इस कारण से माइनस वाला जो साइन होता है वो यूज नहीं होता। अगर पहले का आपको यूज हो तो फोर्स जब हम लिखते हैं तो उसमें माइनस वाला जो साइन होता है वो यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले ही हम लिख दिए कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो दोनों जो पॉजिटिवली चार्ज है और जो निगेटिवली मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए कितना, एफ ई हो। तो एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ याद कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। तो एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक निगेटिव चार्ज वाला, और ये r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है। अब जैसा कि मॉडल में आप पढ़े थे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही देता है किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स को फिर से एफ से, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सी लिख लीजिए, ठीक है, तो एफ सी। और अगर इलेक्ट्रॉन का मास m और ये रिवॉल्व कर रहा हो किस वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से, जबकि इसके लिए डिस्टेंस कितना r है, तो एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी पीछे भी लिखे थे फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है। और जैसा कि हम मॉडल में पीछे पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मिलता है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसका मतलब इस दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो बाय रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कर लीजिएगा, एफ सी इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। और यहाँ से अगर कर लीजिए आप तो क्या हो जाएगा, mv²/r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू e²/r²। यहाँ से देखिए तो r से एक r कैंसिल हो जाएगा, mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²/r हो गया ऐसा। mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू e²/r, ठीक है। चल देखिए, तो ये mv² का है। आपको आंसर किसका किसका निकालना था, एक काइनेटिक एनर्जी का और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास आंसर है किसका, mv² का। इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए तो mv² के बदले आपका आंसर कितना बन चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²/r। चलिए, अब अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के ई हो, काइनेटिक एनर्जी को के से लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²।
वो वाला वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के ई इज इक्वल टू 1/2 और एम वी स्क्वायर के बदले कितना आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। तो आंसर क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 4 कितना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई ये सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया किसका काइनेटिक एनर्जी का। कितना आंसर आ गया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। दूसरा आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का, और लास्ट में जब दोनों को जोड़ दे देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लीजिए पीई हो तो चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर होता है। इसमें क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता नहीं है तो प्लस वाले में प्लस लेते हैं और माइनस वाले में माइनस लेंगे। तो क्या आंसर बन जाएगा दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव चार्ज वाला E फिर नेगेटिव चार्ज वाला -C और डिस्टेंस कितना था R। क्या हो जाएगा आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई स्क्वायर बाई आर। ये सेकेंड था, ये मान लीजिए थर्ड हो। तो एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है और एक आपके पास किसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ई हो, टोटल एनर्जी हमें निकालना है तो लास्ट में दोनों क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आंसर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस ई स्क्वायर बाई। जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर कॉमन। यहाँ देखिए 1/8 है 4 ही निकला तो 1 कितना बचा 2 प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ही है, ई स्क्वायर बाई आर क्या है बाहर ही, सब बाहर ही है तो कुछ नहीं मतलब कितना 1 बचा हुआ। आंसर क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। 1/2 में 1 को घटाइएगा तो कितना आंसर बनेगा -1/2। तो आंसर बन गया -4 इंटू 2 कितना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई। ये इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का आया था अगर इसको ध्यान में रखना होगा आपको तो वही वाला आंसर देखिए। जो काइनेटिक एनर्जी आया था वो कितना था 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर। वही वाला आंसर किस में आ जाता है माइनस में आ जाता है टोटल एनर्जी का। ई इज इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी निकालिएगा कैसे शुरू से समझिए बिल्कुल। सबसे पहले जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में आप पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा कैसा एनर्जी होगा। तो पहला तो वो ऑर्बिट जो होता है न्यूक्लियस से ऑर्बिट के बीच कोई डिस्टेंस होता होगा तो डिस्टेंस के कारण से या पोजीशन के कारण से जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो एक हमेशा ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है रिवॉल्व करता है मतलब मूव करता है और मूव करने के कारण से जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमें दो तरह का एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा कौन सा काइनेटिक एनर्जी। दोनों को लास्ट में निकाल के जब जोड़ दीजिएगा तो वो आंसर बन जाएगा इसका टोटल एनर्जी का। ठीक, तो कैसे निकालते हैं शुरुआत से हमें काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें ध्यान में होगा कि कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर। हम जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में पढ़े कि ये जो एनर्जी मतलब क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मिलता है किससे एट्रैक्टिव फोर्स से। तो वहाँ पे हमें आंसर निकाल के बराबर कर लेते हैं एफ ई और किसका एफ सी का। वहाँ से हमें आंसर बन जाता है किसका एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर का इतना पीछे आंसर बना था कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। इसी में आगे में 1/2 यहाँ एम वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करना और आगे में कितना 1/2 तो कितना आंसर बन जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। ये आंसर बना किसका काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला आप पीछे पहले चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि टू चार्ज के बीच में यानी कि 2 चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी बनता है वो क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट चैप्टर में 3 तरह का पढ़े थे। एक याद कीजिए 2 चार्ज के बीच में, फिर एक होता है तो क्या बोलते हैं डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी वो PE
ये क्या बोलते हैं माइनस पी ई कोस थीटा वो, और फिर एक होता है कैपेसिटर का पोटेंशियल, ये अलग अलग 1/2 सी वी स्क्वायर या 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, जिसमें हमें यहाँ पे चार्ज के बीच ना निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस वाला चार्ज और दूसरा जो प्लस वाला है न्यूक्लियस में उसके बीच। तो चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें एट्रैक्टिव और रिपल्सिव नहीं होता है। फोर्स वाले में हम माइनस का साइन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हम पहले लिख देते हैं अगर अनलाइक है तो क्या होगा एट्रैक्टिव होगा, और अगर लाइक चार्ज है तो क्या होता है रिपल्सिव होता है। इस कारण से हम माइनस का यूज नहीं करते। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक प्लस वाला तो प्लस में और दूसरा माइनस वाला तो माइनस में बाई। ये हो गया इतना आंसर। अब टोटल एनर्जी अगर ई हो तो के ई प्लस बी दोनों को कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो आंसर यहाँ पे बनेगा, यहाँ 1/4 निकालें 1/8 है तो कितना बनेगा 1/2 माइनस 1 इतना बन गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, इसको घटा के जब आंसर निकलेगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, तो माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई, ये हो गया टोटल एनर्जी किसका इलेक्ट्रॉन। अगर इतना ही एनर्जी ये किस में आ रहा है माइनस में, ठीक, इतना ही एनर्जी अगर आप इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं प्लस में पॉजिटिव एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा अपना ऑर्बिट जो होगा वो लेफ्ट कर देगा, यानी कि अपना ऑर्बिट जो होगा वो क्या कर देगा छोड़ देगा, ठीक है, अपने ऑर्बिट छोड़ के वो किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, जब इतना ही एनर्जी उसे किस में मिल जाएगा प्लस में मिल जाएगा तब।